नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नीलकंठ वर्जी मौजूद हैं और क्योंकि अब 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और क्योंकि भरजी पहले से जब भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने केदारनाथ विधानसभा से अपनी दावेदारी को लेकर पार्टी में शामिल हुए थे और लगातार वो अब अपनी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। पहले तो भरजी बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद साहब, केदार साहब, आपका कि आज के न्यूज़ चैनल में आपके सामने अपने क्षेत्र के लिए अपनी बातों को रखने का मौका मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भरजी कैसे चल रही है तैयारी? तो पहले आप लगातार इन दिनों भ्रमण कर रहे हैं अपनी विधानसभा। देखो, इस समय हमारा बूथ नंबर 1 त्रिजुगी नारायण से लेके 173 बूथों का हमने पूरा भ्रमण किया है। यहाँ तक कि कल मैं रुद्रप्रयाग के रुद्र महोत्सव में भी था, तो क्षेत्र के लोगों का बहुत अच्छा रुझान है और हमारे क्षेत्र में कल बहुत बड़ा रुद्रप्रयाग के अंदर गुलाब राय ग्राउंड में एक बहुत बड़ा महोत्सव का बहुत बड़ा मंच लगा था। इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष संतोष रावत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप तमाम बूथों में गए हैं, भ्रमण किया है आपने। क्या आपको जमीनी स्तर पे जो मूलभूत समस्याएं लोगों की दिखें, किस तरह से देखें? देखो, जमीनी स्तर पे जो मूलभूत समस्याएं हैं लगी है मेरे को, एक तो काफी लोग बाहर से भी रिटायरमेंट लोग अब गांवों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि नीचे के क्षेत्रों में जो है प्रदूषण हो रहा है। आप चाहे ऋषिकेश और हरिद्वार से नीचे के क्षेत्रों में चले जाएं तो प्रदूषण हो रहा है, तो बुजुर्ग लोग गाँवों की तरफ दोबारा से रुख कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला समय में लोग धीरे धीरे गाँवों की तरफ का रुख अपना बनाएंगे। और कई जो ग्राम सभाओं में देख रहा हूँ कि नए नए बहुत अच्छे मकान बन चुके हैं और लोग बाग अपने गाँवों का विकास कर रहे हैं। पर एक जो समस्याएं आ रही थी बीच में, एक जानवरों के लेके जो समस्या आ रही थी कि गाँव में लेके जानवर आने लग गए थे, जिसके से मानव क्षति भी गाँव में होने लग गई थी। तो एक समस्या है जिसका समाधान करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर जानवरों की व्यवस्था जंगलों में न की जाए तो वो निश्चित रूप से गाँव में आएंगे। उसके लिए तत्कालीन व्यवस्था तो मेरे हिसाब से ये है कि जैसे चोपता या अगस्मुनी, चाहे गुप्तकाशी, जो बाजारों में सब्जियों की दुकानें हैं या फलों की दुकानें में जो उसमें खराब सब्जियां या खराब फल हो जाते हैं, उनको वन विभाग के संविदा कर्मचारियों के माध्यम से उन सब्जियों और फलों को जंगलों में फिकवाने का काम किया जाए, ताकि 1-2 साल तक, जब तक हम फलदार वृक्षों को जंगलों में न लगा पाएं, तब तक हम इस प्रकार से अपने जंगलों में उनका काम चला पाएं। और इस बरसात में हम जंगलों में जल्दी से जल्दी फलदार वृक्षों को लगा दें, और ताकि 2-3 सालों के अंदर वो फलदार वृक्ष जंगलों में हो जाएं, जंगली जानवरों की व्यवस्थाएं जंगलों में हो जाए, तो वो जंगली जानवर निश्चित रूप से गाँव की ओर नहीं आएंगे। और इसी प्रकार से चलता रहा तो वो खेतों में भी अगर उनकी व्यवस्था नहीं होगी तो कल के दिन वो आपकी रोटी की टोकरियों में तक वो बंदर आ जाएंगे। तो इसलिए जिसकी व्यवस्था कुदरत ने जहाँ की रखी थी, तो सरकार को हमें साथ में लेके हमारी सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से हम इस बात को आगे रखेंगे कि जो हमारे पेड़ हैं उनको यहाँ पे फलदार वृक्ष जंगलों में लगाना बहुत जरूरी है, और जंगल में जंगली जानवरों की व्यवस्था जंगल में की जानी बहुत जरूरी है। हमने पिछले दिनों एक सुझाव भी दिया था। आपने जैसे कहा कि जंगली जानवरों की व्यवस्था जंगलों में, फलदार वृक्ष तो हर साल वन विभाग लगाता है। शिक्षा और वन विभाग, वन महकमे में सबसे ज़्यादा खर्च होता है बजट। हर साल उसी गड्ढे में वो पेड़ लगाए जाते हैं। वनों का संरक्षण कैसा हो, इसकी गाइडलाइन कैसे तय हो कि वन विभाग अगर इस साल इस क्षेत्र में वनीकरण कर दिया है तो अगले 10 साल वहाँ आग ना लगे या वो पेड़ जिंदा रहे, इसकी जिम्मेदारी तो पहले तय करनी पड़ेगी ना? नहीं, इसकी तो जो तत्कालीन जहाँ पे जो भी जिम्मेदार डिपार्टमेंट है उनको तो अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जंगलों में जा जाके काम करना ही पड़ेगा, है। जब व्यक्तिगत रूप से डिपार्टमेंट जाएंगे जंगलों में, आप सत्ताधारी पार्टी से हैं तो आपको उन पे वो जिम्मेदारी, क्योंकि आप वन विभाग तो हम देखते हैं कि हर साल हरेला में लाखों पेड़ लगाए जाते हैं और उसके अलावा तमाम अवसरों पे वनीकरण के कार्य होते हैं। वन विभाग लगातार एक भारी भरकम खर्च उस पर करता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता है। और दूसरी तरफ देखो तो वनों का दोहन लगातार हो, चाहे सड़कों के कटान में हो या अन्य जो भवन बन रहे हैं उनमें तो लगातार वन घटते जा रहे हैं, लेकिन जो वन विभाग पेड़ लगाने का काम करते हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं। तो सरकार इसको क्या, सरकार को ऐसी राय देंगे कि जो ताकि वन विभाग जो उसकी जिम्मेदारी दे रखी है वो वाकई में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाए? देखो, आग का तो विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको भी मेरे हिसाब से 40 साल के आसपास आपकी उम्र हो चुकी होगी। जिन जंगलों में चीड़ थे तो चीड़ी हैं, बांज हैं तो बांजी हैं, बुरांस हैं तो बुरांस हैं, यहाँ तक कि उन बुरांस के लिए कालों को भी लोगों ने इधर उधर बेचना शुरू कर दिया है। तो उस पर
है कि वो जो रीच भाव लोगों के लिए जो निकाल था उनको तो कोई दूसरा ना ले जाना शुरू करे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो केवल फोटो खिंचाने तक डिपार्टमेंट सीमित ना रहे कि हमने फोटो खिंचा के अपलोड कर दिया और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उसके जितने वो पेड़ लग रहे हैं डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो पेड़ों का विकास कितना हुआ है, नर्सरी में सीधे 2.5-3 फीट के पेड़ भी तो लोग अपने घरों में लगा रहे हैं। तो जब आपको अपनी घरों में जो चीजें जिस तरीके से रख रखाव कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की चीजों का रख रखाव करना भी उसी प्रकार से जरूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से एक गरीब बच्चा गुब्बारे को बेच के खुश हो जाता है और एक अमीर का बच्चा उस गुब्बारे को फुला के उसको खेलने में खुश हो जाता है, पर एक तीसरी बिरादरी है जो उस गुब्बारे को फोड़ने में खुश होती है। तो जो हमारी सरकारी संपत्ति है, जिसको आज हम उस गुब्बारे की तरफ फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हमारी जवाबदारी नहीं बनती है कि जो नल पे पानी टपक रहा तो उसकी हम जिम्मेदारी लें? हमारी प्राइमरी स्कूल का फर्नीचर टूट गया तो उसकी जवाबदारी लें? जब तक हम अपनी सरकारी चीजों को अपने उस गुब्बारे की तरफ फोड़ते रहेंगे तब तक क्षेत्र का भला नहीं हो सकता, तब तक उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता। हमें अपने सरकार की संपत्ति, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा उसी प्रकार से करनी होगी जिस प्रकार से कि हम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का करते हैं। एक राय हमारी ये भी था कि सरकार क्यों ना पहाड़ में जगह जगह, क्योंकि जंगल तो पर्याप्त है, वहाँ चिड़िया घर बना दे, पूरे बाड़े बना दे और सारे जानवरों को वहीं, एक तो रेवेन्यू भी होगी, बाहर के पर्यटन भी चिड़िया घर को देखने के लिए आएंगे, सरकार की आय भी उसके होगी और कुछ लोगों को रोजगार भी उससे मिलेगा। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे इंसान जाता है वहाँ पे ही पर्यावरण की क्षति होती है। जहाँ पे इंसान, जिस जंगलों में इंसान नहीं गया है उस जंगलों, आज भी वो जंगल सुरक्षित है। जिन जंगलों में आदमी जा रहा है वही जंगल तो खराब हो रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ उन जंगलों में आदमी को, आप कह रहे हैं कि उसमें जंगली चिड़िया आबादी की तरफ जानवर आ गए हैं, तो इस लिहाज से आबादी की तरफ इसीलिए आ गए हैं कि लोग बागवान वहां पे उन जंगलों को जंगली जानवरों के लिए बनाओ, जो वास्तव में जिनके लिए वहां पे व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, उन जंगली जानवरों की व्यवस्था करनी जरूरी है। इसीलिए तो वो जंगली जानवर खेतों के पास आ रहे हैं, नहीं तो क्यों आते वो खेतों के पास? हम लोगों ने उसे व्यक्तिगत केवल घुमाने का अड्डा बना दिया, वहाँ साफ सफाई करके वहाँ बैठने का अड्डा बना दिया है। वहाँ पे वो पेड़ लगाने चाहिए। डिपार्टमेंट को बहुत संज्ञान में लेने की आवश्यकता है और हमें अपने उन जंगलों को अपनी धरोहर मानने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में बारिश नहीं आ रही है। अभी आप देख रहे हैं कि क्या मौसम हो चुका है, बारिश नहीं आ रही है। गाड़ियों की संख्या सड़कों पर जिस प्रकार से जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ये पानी की समस्या अब जनवरी फरवरी में शुरू हो गई है, मई जून में क्या हालत हो जाएगी? मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि 12वीं के बाद क्या करेगा, या इसकी शादी के लिए मैं अभी से पैसे रख देता हूँ। क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को चाहिए कि अपने क्षेत्र का ध्यान भी उसी प्रकार से रखें जैसे आप अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। उन क्षेत्र के लोगों के लिए भी पहले ही सोचना शुरू कर दें कि जून में हमारे क्षेत्र के लोग कैसे रहेंगे, या जून में सोचना शुरू कर दें कि सर्दियों में ये लोग कैसे रहेंगे, हमारे वन्य परजीवी आने वाले समय में कैसे रहेंगे। उनके बारे में जिस प्रकार से आप अपने परिवार के लिए पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार से सोचना शुरू करें, अन्यथा बहुत समस्या आ जाएगी। और इस प्रकार से जो सोचने वाला व्यक्ति है उसको आप जनता समर्थन करे तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। भर जी, जो केदारनाथ विधानसभा है पूरे जनपद की आर्थिकी केदारनाथ यात्रा पे टिकी रहती है और खास तौर पे केदार घाटी की तो रहती है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग केदारनाथ यात्रा पे निर्भर रहते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी केदारनाथ यात्रा में विसंगतियां हैं। कुछ तमाम चाहे काउंटर की बात करें, जो प्रीपेड काउंटर है वो बाहर की कंपनियों को वहाँ पे दिए गए हैं, या फिर अन्य सर्विस की बात करें तो ज़्यादातर बाहर की जो जिन पे बड़ा रेवेन्यू यहाँ का होता है, यहाँ के लोगों के पास दिया रहता तो कम से कम यहाँ के लोगों की आमदनी उससे होती, रोजगार लोगों को मिलता। इसको लेकर क्या स्टैंड है? नहीं, किस प्रकार के मतलब डिपार्टमेंट दे रखे हैं बाहर वालों के पास, मतलब कैसे डिपार्टमेंट? केदारनाथ में जो प्रीपेड काउंटर का काम है वो जम्मू कश्मीर की किसी कंपनी को पिछले 2013 से लगातार दिया जा रहा है। तो वो यहाँ के लोगों को दिया जाना चाहिए था। इसी तरह के अन्य सर्विसेज, देखो वो तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को ही मिलना चाहिए, तभी तो यहाँ के लोग यहीं रहेंगे। ठीक है। और तभी जैसे हमारे गुप्त काशी से लेके और ऊपर गोरीकुंड तक की जो भी आसपास के गांव हैं टोटल उसी पे डिपेंड है। यहाँ तक कि हमारे केदारनाथ रुद्रप्रयाग के लड़के भी 6-6 महीने के लिए ऊपर की तरफ जाके और नौकरी करते हैं। सरकार का बहुत बड़ा, मैं चारों शंकराचार्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अभी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं जो शीतकालीन यात्रा है। और शीतकालीन यात्रा में जब बाहर से यात्री आएंगे तो यहाँ के जो और होटल्स हैं वो भी चलेंगे। जब बाहर से यात्री आएगा तो रहेगा भी, खाएगा भी, और बुनियादी चाहिए, किसी को साबुन चाहिए, किसी को ब्रुश चाहिए, तो हर प्रकार की दुकानें भी चलेंगी। तो यात्रा तो एक ऐसी चीज़ है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता ही होता है, क्षेत्र का विकास उसमें निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो यही
शीतकालीन यात्रा का जिक्र लगातार कर रहे हैं, तो शीतकालीन यात्रा में बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल आज भी ऐसे हैं जो देश दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। वहाँ तक पर्यटकों की पहुँच नहीं बन पाई। जैसे हमारे जो ये कार्तिक स्वामी वाली बेल्ट है, वहाँ पे कहीं ऐसे बुग्याल ऊपरी क्षेत्र में है, वहाँ तक लोग नहीं पहुँचे, उनका प्रचार प्रसार नहीं। तो जो ऐसे छुपे हुए पर्यटक स्थल हैं, उनको किस तरह से आगे लाने का प्रयास करेंगे? देखो, इसमें हमारी सरकार की जो होम स्टे वाली योजना रही है, उस होम स्टे वाली योजना को अगर अच्छे से पब्लिक के बीच में पहुंचे, युवा काम करना चाहते हैं, कई लोगों के मकान ऐसे हैं, 10-10 कमरों के मकान हैं, वो खाली पड़े हुए हैं, तो सरकार ने होम स्टे का योजना लागू कर रखी कि आप उन मकानों पे होम स्टे बनाएं और उस होम स्टे में लोगों को रहने के लिए मिलेगा, तो निश्चित रूप से लोग वहाँ पे जाएंगे, होम स्टे के लिए रहने के लिए मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस धरोहर को आप समझें। जैसे यहाँ पे रुद्रप्रयाग में अभी हम खड़े हैं, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। यहाँ पे विष्णु भगवान का और शिव जी का संगम है ये, ठीक है। यहाँ से ऊपर तो लोगों को देवभूमि है, देवभूमि का भी ये पीक है। इससे ऊपर तो साक्षात देवता लोग वास करते हैं और इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। जैसे तूनाथ जी हैं, तूनाथ जी के जस्ट नीचे से चोपता है, ठीक है। और आप यहाँ पे जस्ट हमारे यहाँ वाले चोपता के पास चले जाएं, यहाँ पे भी तूनाथ जी है, तूनाथ जी के जस्ट बगल में चोपता है। तो पुराने लोगों का एक बहुत बड़ा मैसेज है। उन्होंने जिस प्रकार से नाम भी रखे हैं, रुद्रप्रयाग रखा हुआ, कर्णप्रयाग रखा हुआ, नंदप्रयाग रखा हुआ, अगस्त मुनि रखा हुआ, गुप्त काशी रखा हुआ, उन लोगों ने जो नाम रखे हुए हैं, उन नामों का प्रचार करके जिस उद्देश्य के साथ उसको योग और आध्यात्म के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करें। योग भी आपने जो हमारे तीर्थ स्थल है उनके पास में योग, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह के कार्यक्रम भी चलाएं, युवाओं को उस ओर भी प्रेरित करें। तो निश्चित रूप से लोग यहाँ पे केवल पिकनिक के लिए और प्रदूषण फैलाने के लिए नहीं आएंगे, एक सकारात्मक दिशा के लिए भी लोग बाग यहाँ पे आएंगे। आप क्योंकि विधानसभा की तैयारी आप है और प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, किस विजन को लेकर लोगों के पास आप जा रहे हैं? क्या देखो, एक्चुअल में मैंने वो समय देखा है कि जब जेब में 100 रुपया भी नहीं रहता है, और मैंने वो समय भी देखा है कि जब संपन्नता भी रहती है। तो मैंने दोनों समय देखे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं दोनों परिस्थितियों को संभाल सकता हूं। और कभी कभार क्या हो जाता है, और संपन्न व्यक्ति कैसे अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकता है, उस चीज को भी समझ सकता हूं। देखो, यहाँ पे भटवाड़ी शहर है, औद्योगिक क्षेत्र है, पर उस औद्योगिक क्षेत्र को सरकार कागजों में तो घोषित किया गया है, पर हमारे साथ के कौन से लड़के जिनके पास पैसे ठीक ठाक पड़े हुए हैं, वो किस प्रकार से यहाँ पे बिस्कुट की व्यवस्था यहीं पे कर सकते हैं, यहाँ पे पानी, यहाँ के लिए पानी की व्यवस्था यहीं पे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें यहीं के लोगों के लिए यहीं पे व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, वो मैं उसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। क्योंकि देखो भाई साहब, हमने बहुत गरीबी के दिन भी देखे हुए हैं जब 100 रुपये जेब में नहीं है, और ईश्वर की कृपा से एक संपन्नता का समय भी देखा हुआ कि जब सब चीज भी आदमी के पास हो जाती है। तो मैं दोनों चीजों को अच्छे से समझ सकता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे जब मैं इन दोनों चीजों को समझ सकता हूँ, तो मुझे क्षेत्र के बीच में आके लोगों की सेवा करनी चाहिए और लोगों को, अपने युवाओं को जागृत करने का काम करना चाहिए। पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी को न्याय को लेकर बात चल रही है, और हाल ही में जब जन दबाव बढ़ा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति भी दे दी है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का आक्रोश कम नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखो, जो मामला न्यायालय में चल रहा हो तो न्यायालय के अनुसार ही चलेगा, चाहे व्यक्तिगत किसी भी पार्टी पे हो या किसी भी व्यक्ति पे हो। पूर्व में भी जिन लोगों का नाम आया उनको सजा मिल चुकी है, और सजा मिलने के बाद जब इसको राजनीतिक प्रचार के लिए, अपने के लिए बहन अंकिता का नाम ज्यादा उजागर किया जाने लगा, हमारे धामी जी, मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत गहराई से संज्ञान में लेते हुए उनके माता पिता जी को बुलाया, उनसे बातचीत की कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, आप वास्तव में संतुष्ट हैं कि जिन लोगों को पनिशमेंट मिला है आप उससे संतुष्ट हैं, या आप जो आज की डेट में है माहौल बनाया जा रहा है कि इसके अनुसार क्या आपको उचित लगता है। तो उनके माता पिताजी ने कहा कि अगर फिर से भी, अगर इसमें दोबारा से भी जांच की जाए, तो धामी हमारी सरकार ने दोबारा से सीबीआई के आदेश दे दिए हैं। तो इससे बड़ा कार्यक्रम क्या हो सकता है। और इस टाइम पे जो युवाओं की ऊर्जा है, मौसम भी अच्छा ठीक ठाक मौसम है, न बहुत ज्यादा ठंड है, लोग बाग इस समय को अपने दैनिक जीवन के लिए प्रयोग में अपने लगा सकते हैं, उस समय को अपनी गाड़ियों का तेल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए लगा सकते हैं। केवल लोगों का समय बर्बाद न हो सड़कों पे चल के अनावश्यक रूप से। अगर वास्तविक सेटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, बिल्कुल, अगर वो चाहते हैं जज की निगरानी में हो, तो मेरे को नहीं लगता कि जज की निगरानी में भी करने में क्या दिक्कत है। जब क्षेत्र के लोग जो चाहते हैं कि भाई किसी उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से जज की निगरानी में भी होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। पर यह नहीं होना चाहिए कि आप अननेसेसरी युवाओं को भड़काओ, उनको सड़कों पर लेके आ जाओ। मान लो
कोई आदमी बीमार हो रखा है, वहाँ सड़क जाम हो रखी है, और जिस व्यक्ति का इलाज हो सकता था वो वहाँ सड़कों के जामों में फंसा हुआ रह गया है। अगर वास्तव में लगता है कि सड़कों को जाम करके समाधान हो सकता है, तो तब तो भाई व्यक्तिगत रूप से सब स्वतंत्र हैं कि भाई जाम किया जाए। पर जब सरकार ने आदेश दे दिया है कि भाई इसकी सीबीआई जांच की जाए, और सरकार अगर उनके माता पिता कहेंगे कि इसमें जज को रख दिया जाए, मैं तो कहूँगा सरकार से, धामी जी से भी निवेदन करूंगा, अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इसमें लोगों को अगर लगता है कि जज को रख के ज्यादा पारदर्शिता हो सकती है, जज साहब को भी किसी को रखा जाए, क्या दिक्कत है उसमें। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नीलकंठ बड़जी, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर आपके बीच हाजिर होते हैं। नमस्कार।